नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। हाजिर हूं मैं अपूर्वा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत बक्सर से करते हैं, जहां जिले के वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर पुलिस ने एक बड़े शराब तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। नियमित जांच के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया। ट्रक पर ऊपर यूरिया की बोरियां लादी थी, जिससे लग रहा था कि वाहन खाद लेकर जा रहा है, लेकिन ड्राइवर के संदिग्ध व्यवहार और कागजातों में गड़बड़ी पर पुलिस को शक हुआ। तलाशी के दौरान जब बोरियां हटाई गई तो ट्रक में बनाए गए एक गुप्त तहखाने में भारी मात्रा में विदेशी और देशी शराब की पेटियां बरामद हुई। प्रारंभिक अनुमान है कि बरामद शराब की मात्रा काफी अधिक है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। यह शराब हरियाणा के बिहार में तस्करी कर लाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही तस्करी से जुड़े गिरोह, सप्लाई चेन और गंतव्य का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है। घटना के बाद चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इधर किशनगंज पहुंचे बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि एनडीए सरकार स्थिर है और अगले 15 साल तक हिलने वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार का फोकस कानून का राज और युवाओं को रोजगार है। पहली कैबिनेट में भूमि अधिग्रहण के लिए 26,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और पूरे राज्य में उद्योगों का जाल बिछाने की तैयारी है। मंत्री ने कहा कि कई बड़े उद्योगपति बिहार में निवेशों को लेकर तैयार हैं और इसके लिए 19 से 22 दिसंबर तक मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली में बैठकें होंगी। उन्होंने पूर्णिया के बनमनखी और केके नगर में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी घोषणा की है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि 78 साल में जो हुआ उसे 5 साल में पूरा करना है। साथ ही ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप भी लगाया गया है। सर, उद्योग मंत्री बनाए जाने के बाद क्या प्लानिंग है बिहार में, कैसे उद्योग लगेगा? देखिए, बिहार सरकार की 2 प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है कानून का राज और कानून के राज यानी अपराध मुक्त बिहार, और साथ में युवाओं को रोजगार यानी रोजगार युक्त बिहार। अपराध मुक्त, रोजगार युक्त। सरकार ने ये 2 वादा चुनाव के समय भी किया है, बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर। और हम लोग बिहार में रोजगार का सृजन कैसे हो, ये उद्योग विभाग की जिम्मेवारी है। और उद्योग विभाग ने बहुत ही बड़े पैमाने पर कैसे निवेशक आए, कैसे उद्योग खुले, और साथ ही एमएसएमई यानी लघु और सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग, घर घर उद्योग, हर हाथ उद्योग, इसका भी जो है हम लोग मध्यम वर्गीय लोग कैसे प्रोडक्शन में सामान बनाने में शामिल हो सकते हैं, इसकी तैयारी हम लोग बृहद तौर पे कर रहे हैं। सरकार बने हुए 10-15 दिन के अंदर ही पूरे देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं और बहुत लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिया है, जिसको हम लोग जल्द ही डिस्पोजल करने जा रहे हैं। हम लोगों ने एक नियम बनाया कि अगर कोई 100 करोड़ रुपया और 1000 आदमी को नौकरी, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 1000 आदमी को रोजगार देंगे, तो उनको हम लोग उद्योग लगाने के लिए 10 एकड़ जमीन फ्री देंगे। और जो 1000 करोड़ रुपया लगाएंगे। इधर औरंगाबाद के नए डीएम के रूप में गुरुवार को आईएएस अभिलाषा शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। जिला समाहरणालय में डीडीसी सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में डीएम अभिलाषा शर्मा ने कहा कि जिले की प्रमुख योजनाओं पर उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि उत्तर कोयल नहर परियोजना सहित सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कराया जाएगा। मेडिकल कॉलेज से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी तेजी देने की बात उन्होंने कही। महिलाओं के सशक्तिकरण पर उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी।
पदस्थापन हुआ है हमारा औरंगाबाद जिले में जिलाधिकारी के रूप में, तो बहुत बेहद खुशी हो रही है और आशा है कि हम जितनी भी सरकार की विकासात्मक योजनाएं हैं कोने कोने तक सब उनको हमारे सभी जनता के बीच में सबका लाभ पहुंचाएंगे। जनता के बीच में जिला प्रशासन एकदम सुलभ तौर से अवेलेबल रहेगा, सबकी समस्याओं का समाधान होगा, किसी प्रकार की किसी को कठिनाई ना आए। जितने भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं और योजनाएं चल रही हैं जिले के लिए, उनको ससमय हम पूर्ण करा के ये सुनिश्चित कराएंगे कि जनता को जल्द से जल्द उनका लाभ मिले। प्राथमिकताएं अभी तो हम जैसे डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू करेंगे तो उसके बाद हम अपनी तय करेंगे, लेकिन जैसे अभी तक हमें पता चला है कि नॉर्थ कोयल वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको हम जल्द से जल्द उसका जो लैंड एक्विजिशन का मामला है वो सबको संपूर्ण कराकर जल्दी से उसको क्रियान्वित करवाएं। वही हमारा अभी मेन प्रायोरिटी तो वही रहेगा। साथ ही साथ सभी विकासात्मक योजनाओं का मॉनिटरिंग भी चलेगा और उनका सबका लाभ पहुंचाने के लिए पूरा जिला प्रशासन तत्पर रहेगा। आपके आने से जिला प्रशासन में महिला सशक्तिकरण की चर्चा तेज हो गई है, प्राथमिकता में रही? बिल्कुल रहेंगी। महिला सशक्तिकरण आप देख भी रहे हैं, सरकार की प्राथमिकता भी रही है। आधी आबादी है हमारी और आप देख रहे हैं कि ये मैं शुरू से बोलती हूँ, जब एक महिला पढ़ती है बढ़ती है तो पूरा परिवार बढ़ता है। तो ये हम लोगों की हमेशा प्राथमिकता सरकार की भी रही है, प्रशासन की भी रही है और आगे भी रहेगी कि महिलाओं को सशक्तिकरण हो, उनको बल मिले और वो हमारे जिले की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए एक कड़ी मजबूत कड़ी बने। यहाँ मेडिकल कॉलेज वहाँ बिना पे अलग-अलग का हुआ है, वो ये सभी योजनाओं का अभी तो बस हमने ज्वाइन ही किया है, कुछ ही समय हुआ है। सभी योजनाओं का जितनी भी विकासात्मक यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो जो समस्याएं हैं सबका गहन तरीके से निरीक्षण किया जाएगा। सबकी हम पूरी मीटिंग करेंगे, रिव्यू मीटिंग, और सब पे काम जल्द ही शुरू होगा। खबर सुपौल से है, जहां इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र में सीमा स्तंभों के रखरखाव और पुनर्वास के तहत शैलेशपुर बॉर्डर पिलर संख्या 205-7 की मरम्मत और रंगाई कार्य का औपचारिक शुभारंभ सुनसरी सीडीओ और वीरपुर एसडीएम ने संयुक्त रूप से किया है। अधिकारियों ने एक स्तंभ पर रंगाई कर कार्य की शुरुआत की। नेपाल प्रशासन विषम संख्या वाले स्तंभों की मरम्मत करेगा। इस अवसर पर दोनों देशों के अधिकारी मौजूद रहे। सुनसरी जिले में 61 किलोमीटर की इंडो नेपाल सीमा पर कुल 290 सीमा स्तंभ हैं, जिनमें 30 मुख्य, 139 सहायक, 119 लघु और 2 संदर्भ स्तंभ शामिल हैं। इनमें से 23 स्तंभ क्षतिग्रस्त पाए गए थे और इनके जीर्णोद्धार की जरूरत थी। नेपाल और भारत संयुक्त रूप से इनकी मरम्मत और रंगाई कर रहे हैं। नेपाल अधिनियम 2080 के अनुसार विषम संख्या वाले पिलरों की मरम्मत नेपाल द्वारा और सम संख्या वाले पिलरों की मरम्मत भारत द्वारा की जाती है। भारत की ओर से 131 स्तंभों में से 81 की मरम्मत पूरी हो चुकी है, जबकि नेपाल की ओर से 133 स्तंभों की मरम्मत और रंगाई की जानी है। एसडीएम वीरपुर नीरज कुमार ने कहा कि सीमा स्तंभों की वार्षिक मेंटेनेंस भारत की ओर से एसएसबी और नेपाल की ओर से एपीएफ द्वारा किया जाता है। सुनसरी सीडीओ वासुदेव धिमरे ने बताया कि नेपाल की ओर से 131 पिलरों का रंगरोगन किया जाएगा। पटना के दानापुर अनुमंडल के जौनीपुर थाना क्षेत्र स्थित मुरादपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम इलाके में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए नियमित गश्ती पर थी। इसी दौरान संदिग्ध हालत में बाइक सवार युवकों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लग गई। घायल अपराधी की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई है, जो पिपरा का रहने वाला बताया जा रहा है। गोली लगने के बाद राकेश कुमार मौके पर गिर पड़ा, जबकि उसका एक सहयोगी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस टीम ने घायल अपराधी को तुरंत पकड़कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी कट्टा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि राकेश कुमार कई आपराधिक मामलों में वांछित रहा है और पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी। एसएसपी पटना कार्तिक के शर्मा ने पुष्टि की है। 30 तारीख को एक मामला आया था जिसमें एक व्यक्ति से रंगदारी की मांग की गई थी और उनको भयभीत कराया गया था। इसके बाद जब वो पैसे देने से इनकार कर दिए थे तो उनके घर के पास में, जो घटनास्थल के नज़दीक में ही है, वहाँ पे आके फायरिंग की घटना की गई थी। इसमें पुलिस के द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया था। कांड दर्ज करके तुरंत एक टीम बनाई गई थी और इसमें विभिन्न पहलुओं पर जाँच की जा रही थी। इसी क्रम में जब कल हम लोग को जानकारी मिली और एसटीएफ का सहयोग लिया गया और उनके सहयोग से एक व्यक्ति रंजन को पकड़ा गया और उसकी निशानदेही में पता चला कि जो दूसरा व्यक्ति है जो गोली चलाने और धमकी देने वाली बात में आया था, वो यहाँ फिर से आया हुआ है घटनास्थल के पास में और वो डराने के लिए, फायरिंग करने की घटना के लिए आया हुआ है। पुलिस के द्वारा तुरंत यहाँ पहुँचा गया और यहाँ पहुँचने पर देखा गया कि वो व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है। जो व्यक्ति राकेश है, जो इसके द्वारा धमकी दी गई थी और रंगदारी मांगी गई थी, वो जब पुलिस को देखा तो वो डर गया और भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस ने फायरिंग किया।
पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, बताया गया कि पुलिस है, और एक हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन वो माना नहीं और फिर से फायरिंग किया। उसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा, जो उसके पैर में गोली लगी है। अभी वो इलाजरत है, एम्स में उसको भर्ती कराया गया है, परिवार को सूचित कर दिया गया है, और जिसमें बाकी बचे हुए लोग हैं उन पे भी अब दबिश बनाई जा रही है और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अपराधियों को क्या संदेश देंगे सर? गोली का जवाब गोली से अपराधी को यही कहेंगे कि अगर कोई भी अपराधी हैं तो उनकी जो जगह है वो जेल है, और वहाँ जाकर सजा दिलाई जाएगी, और अगर वो फायरिंग करेंगे तो फिर इसमें पुलिस को आत्मरक्षा फायरिंग करनी पड़ेगी। कौन अपराधी थे सर? राकेश नाम का एक व्यक्ति है, और वो इसमें रंगदारी मांग रहा था, और बाद में डराने के लिए फायरिंग वगैरह भी पुलिस से रंगदारी मांग रहा था सर? रंगदारी मांग रहा था। आज उनका नाम भी गुप्त रखा गया है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए। सर ये बता सर क्या बरामद, मैंने कहा कि गुप्त रखा गया है। बरामदगी क्या हुई है सर उसके पास? उनके पास से हथियार बरामद हुआ है, और जो फायरिंग किया गया था मोबाइल बरामद हुआ। किस तरह का अपराधी, क्या उस पर पहले से कोई केस है ज्यादा, या फिर इनाम वगैरह घोषित है? हम लोग निकलवा रहे हैं, इसका पुराना आपराधिक इतिहास है कि नहीं। इनाम भी फिलहाल घोषित नहीं है इसमें, लेकिन जिस तरह से अपराध शैली रही है, इसका हम लोगों को देख के लग रहा है कि अपराधियों के साथ साठगांठ पहले से रहा है। ठीक, थैंक यू सर। इधर सीतामढ़ी नगर के मध्यम गुदरी बाजार स्थित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल पूरी तरह अतिक्रमण का शिकार हो गया है। रंग रोगन तो कर दिया गया है, लेकिन चिकित्सक और कर्मी 2 दिन से अधिक अस्पताल नहीं आते, जिससे अस्पताल अक्सर बंद रहता है। दोनों गेटों पर ताला लटका रहता है और 24 स्थानीय लोगों व कर्मियों के पास होने से मनमानी का माहौल बना है। अस्पताल परिसर में वाहनों की पार्किंग, सामान का अंबार और फैली गंदगी गंभीर स्थिति दर्शाती है। यहाँ इलाज कराने आने वाले 50 से अधिक गरीब मरीज रोजाना लौटने से को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले अस्पताल में भीड़ रहती थी, दवा मिलती थी, लेकिन अब व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। स्थानीय लोगों में बढ़ रहे आक्रोश के बीच डीएम रुचि पांडे ने कहा कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है और जल्द जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इधर मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 बीरखी में गैस लीकेज से गुरुवार को भीषण आग लग गई। साथ में पंडित मोहम्मद मुस्लिम के घर का पूरा सामान जल गया। बेटी की शादी के लिए रखा 4 लाख रुपए समेत जरूरी सामान राख में तब्दील हो गया। आग की चपेट में पकड़कर देखते ही देखते 4 घर राख हो गए। ग्रामीणों और दमकल की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के दौरान मोहम्मद यूसुफ घायल हो गए। इनका इलाज कराया जा रहा है। नेक्स्ट जा रहे थे, फेरी करते छल्ला चला के, उसके बाद देख रहे थे उधर छल्ला नर में आग लगी। जब तक दौड़ के गए बुताने के लिए, पानी भर के बुता रहे थे एक चापाकल से, जितना हुआ बुताया, उसके बाद पूरा घर में आग लग गया। 5-6 लाख टका शादी की बेटी के लिए रखे थे, वो सब जल गया। जितना सामान वामान था, कपड़ा बिस्तर जो भी था, सब जल गया। तो फिर ये आग मतलब गैस सिलेंडर से हुई? हाँ, गैस सिलेंडर। क्या करते हैं आप? छल्ला चलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुस्लिम। इस जगह कौन सा है? वार्ड नंबर 24। गया के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के खिजसराय बाजार स्थित एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं ने हम पार्टी के विधायक रोमित कुमार का जोरदार अभिनंदन किया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अंगवस्त्र, बुके और शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। विधायक रोमित कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम में हजारों एनडीए कार्यकर्ता की मौजूदगी यह दर्शाती है कि उनकी जीत लोगों के विश्वास का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन पहले 40 वर्षों से इस क्षेत्र में सेवा कर रहे थे और जनता ने सेवा करने वालों को मौका देने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से उन्हें 26,000 वोटों से जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तरी विधानसभा के व्यापक विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान को वे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। साथ ही कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। विधानसभा के पांचों दल के नेता और कार्यकर्ता और विधानसभा के जो एनडीए के मानने वाले समर्थक और भी जो लोग जो चाहते हैं कि अत्रि में विकास हो, अत्रि में विश्वास के साथ डर भय माहौल खत्म होकर आगे बढ़े, उसके लिए आज यहाँ सारे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हुआ। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग जुटे हैं और लोगों में बहुत उत्साह है। और अत्रि विधानसभा में जो मुझे उन्होंने अपार आशीर्वाद, समर्थन और साथ दिया, उसके लिए मैं अत्रि की जनता का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी का ये गृह क्षेत्र रहा है, महकार के वो दोनों रहे हैं। लगातार 40 सालों से वो निरंतर बिना कोई स्वार्थ के और यहाँ के बिना जनप्रतिनिधि हुए लगातार सेवा कर रहे थे। यही कारण है जब हम पार्टी को यहाँ से टिकट मिला तब लोगों को लगा कि जब बिना किसी पद पर रह के अत्रि के लिए इतना काम कर रहे हैं तो
उनका कोई भी प्रतिनिधि होगा तो हम पार्टी और जीतन राम मांझी जी, डॉक्टर संतोष मांझी जी के प्रति लोगों का विश्वास रहा। यही कारण है कि लगभग 26,000 वोटों से मुझे विजय हासिल हुआ। रही बात नीतीश कुमार जी, जो पिछले 20 साल से लगातार बिहार में विकास की गंगा बहा रहे हैं, उस विकास को अतरी में कहीं न कहीं अछूता रह जा रहा था। तो इस बार लोगों का था कि बदलाव लाना है और अतरी भी बिहार के साथ, बिहार और भारत में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, नरेंद्र भाई मोदी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, पांचों घटक दल मिलकर इस बार जो अतरी में एक विश्वास के साथ लोगों के साथ खड़ा हुए और लोगों ने उन पर विश्वास दिलाया और एक अभूतपूर्व यहाँ परिवर्तन हुआ है। एनडीए बहुत दिनों बाद यहाँ जीती है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि लोगों में एक हर्ष का माहौल है और लोग यहाँ भारी संख्या में आज आए हैं। तो लोगों का मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ, सबको एक एक गमछा देकर स्वागत कर रहा हूँ कि आप लोगों के वजह से ही एनडीए की इतनी बड़ी यहाँ जीत हुई। धन्यवाद। उधर मुंगेर के तारापुर प्रखंड के पटवाड़ा गांव के मंडल टोला में बीती रात लगाए गए अलाव के पास खड़े कहुआ पेड़ से सुबह अचानक पानी बहने लगा। जैसे ही ग्रामीणों ने पेड़ से झरने जैसा पानी निकलते देखा, पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और पानी बहते पेड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई ग्रामीण इसे चमत्कार या शुभ संकेत मानकर बोतलों में भरकर ले गए हैं। कुछ लोग हैरानी में थे कि पेड़ से अचानक पानी कैसे निकलने लगा। पूरे गाँव में इस घटना को लेकर उत्सुकता का माहौल है और दूर दूर से लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग अपनी अपनी कहानियां जोड़ रहे हैं। आईआईटी पटना में 4 दिवसीय इंटर आईआईटी टेक मीट का शुभारंभ गुरुवार को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। विज्ञान और तकनीक के इस महाकुंभ में देश के 23 आईआईटी के छात्र भाग ले रहे हैं, जबकि लगभग 1800 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सेकेंड जनरेशन आईआईटी में शामिल पटना आईआईटी को पहली बार इस बड़े आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। इससे पहले टेक मीट आईआईटी मुंबई में आयोजित हुआ था। टेक मीट में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध और समाधान पर चर्चा होगी। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि विज्ञान के साथ मानवीय मूल्य और सद्भावना का होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने अपने भाषण में अध्यात्म, आत्मा और गीता के श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि विज्ञान बिना अध्यात्म के अधूरा है। वहीं आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि यह आयोजन इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी से जुड़े शोध को नई दिशा देगा और विज्ञान के लिए नए आयाम सामने आएंगे। तो कहा है विज्ञान और साहित्य का सर बहुत ही अच्छी बातें कही हैं सर। दो विज्ञान और अध्यात्म और साहित्य तीनों का आपने सर। हमारे यहाँ भारत में ज्ञान और विज्ञान अलग नहीं है। ज्ञान विज्ञान सहितम, मतलब नॉट दैट साइंस हैज बीन निग्लेक्टेड। साइंस पर भी उतना ही जोर है उसी। और साइंस अल्टीमेट जो चीज़ है, साइंस से जो हमें पावर आती है, नॉलेज से जो पावर आती है, वो अल्टीमेटली उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अपने लिए नहीं, लोक संग्रहम, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। 23 आईआईटी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए संदेश यही है, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। हमें उनके ऊपर गर्व है, वो इतना शानदार काम कर रहे हैं। अब इस काम को करते हुए अपने जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उन पर भी, उसके बारे में भी अपने अंदर चेतना बनाए रखने की जरूरत है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सके। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।